नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब फैमिली टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की क्लास नंबर 2 की बात करेंगे बाई जायसवाल सर। और प्रत्येक क्लास का एक एक प्रश्न, कतरा कतरा प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है, एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड। और शून्य से शिखर की तैयारी चल रही है। शून्य से शिखर की तैयारी में सभी लोग प्रत्येक क्लास पर ज्वाइन हो जाइएगा। और इसके पहले कल से हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है बाल विकास सीबीएस की, और जल्द से जल्द ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिलेक्शन की नींव है पहले से यहाँ पे तय की जा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो है पेपर के पहले की तैयारी, आपके सिलेक्शन की तैयारी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। टॉप 20 में से पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से जैविक घटक पूछा जा रहा है। पादप हो गया, मृदा हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। देखिए, जैविक घटक, कल हमने ये मॉक क्वेश्चन पे आप सभी लोगों से प्रश्न भी पूछा था। बहुत सारे मित्र शिक्षा बंधुओं ने कमेंट भी किया है। ठीक है, तो इनमें से जो जैविक घटक कहलाता है साथियों, वह कहलाया जाएगा आपका पादप। पादप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैविक घटक हो जाएंगे। जैविक घटक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैविक घटक जो होता है पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर पौधे हो गए, प्राणी हो गए, जिसमें आपके आते हैं मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी, ये क्या कहलाते हैं, प्राणी कहलाते हैं। तो जैविक घटक पर्यावरण के जैविक घटकों के अंतर्गत, अर्थात पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव, मानव, जंतु, परजीवी एवं अवघटकों को शामिल किया जाता है। परितंत्र में जैविकी घटक अजैविक पृष्ठभूमि में परस्पर क्रिया करते हैं और इनमें प्राथमिक उत्पादक अर्थात जो स्वपोषी होता है एवं उपभोक्ता क्या होता है, परपोषी होता है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक स्वपोषी होता है क्योंकि स्वयं का भोजन करता है। स्वपोषी मतलब समझ गए किसी, ठीक है। और उपभोक्ता क्या होता है, परपोषी होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जी हाँ, जीवाणु का कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन का 101% पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी का जो अपमार्जक कहलाता है साथियों, वह हमारा जीवाणु और कवक। दो ऐसे नाम रट लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, अपने दिमाग पे बैठा लीजिएगा, अपने दिमाग की मेमोरी पर इस प्रश्न को इंस्टॉल कर लीजिएगा कि पृथ्वी का अपमार्जक जो है जीवाणु और कवक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, कौन जीवी कारक नहीं है। देखिए, जीवी अर्थात जैविक की बात करेंगे तो आप सभी परिचित हैं, पेड़ पौधे हो गए, जंतु हो गया, सूक्ष्मजीव हो गया, ये तीनों हमारे जीवी कारक कहलाते हैं। लेकिन चट्टान हो गया, पत्थर हो गया, लौह हो गया, ये क्या है हमारे, ठीक है, सूखी लकड़ी कह दे, वो भी आपका जीवी कारक में नहीं आएगा। तो यहाँ पे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, ये तीनों जीवी कारक हैं, जो कि बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। ठीक है, जैविक कारक की परिभाषा अगर जाने, ऐसे समस्त कारक जो कि सीधे जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं, ऐसे समस्त कारक जो सीधे जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं या निर्भर रहते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी जीवधारी के क्रियाकलापों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जैविक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी जीवधारी के क्रियाकलापों से वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को जैविक कारक कहते हैं। आई होप आप सभी शिक्षक बंधुओं ने समझ लिया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो सभी गैसों की बात करेंगे जो प्रमुख है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए, जो प्रश्न है कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आ सकता है। ठीक है, ये आपके ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भी प्रश्न क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम डिटेल के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं।
तो हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण पूछा जाएगा, तो सभी पता है नाइट्रोजन की बात करेंगे, लगभग 78% की बात करेंगे। ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ 8 या कुछ ऐसे है, तो लगभग 21% कहते हैं। ठीक है, आइए सभी अनुपातों को जान लेते हैं। नाइट्रोजन का अनुपात 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है 20.95%, जिसे हम 21% कह देते हैं। इसके बाद आता है आर्गन 0.93%, तीसरे नंबर पर है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिसका अनुपात 0.03% है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो होता है एमिनो एसिड का प्रमुख स्रोत होता है। प्रश्न आ सकता है कि नाइट्रोजन गैस है किस एसिड का प्रमुख स्रोत होता है, तो एमिनो एसिड का नाइट्रोजन गैस प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये आपका मेढक हो गया और ये आपका टिड्डा हो गया। मेढक किसको खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है। टिड्डा किसको खाता है, पेड़ पौधे पत्तियों को खाता है। टिड्डा क्या हो गया, पेड़ पौधे पत्तियां क्या हो गई, प्राथमिक उत्पादकता हो गई। टिड्डा खा रहा है पेड़ पौधे पत्तियों को, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और इसको खाने वाला मेढक है, अर्थात मेढक द्वितीय उपभोक्ता कहला जाएगा। अर्थात जो है हमारा हो जाएगा, ये प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि टिड्डे को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है। टिड्डा क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और मेढक द्वितीयक हो गया। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता का ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन से, काफ़ी बार पूछा गया है, रिपीट भी होता है, तो सभी जानते हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। सी वाले ऑप्शन को कलेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। सारे नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम लिंक दे दिया गया, या सर्च करें टेलीग्राम में ग्रुप चैनल सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जरूर जुड़ जाइएगा। अपने टीटी फैमिली से जुड़ जाइएगा, शिक्षकों के परिवार से जुड़ जाइएगा, अपने परिवार से जुड़ जाइएगा, अवर फैमिली से जुड़ जाइएगा। जी हाँ साथियों, मानव पर्यावरण संबंध का एक खाली स्थान संकल्पना है। ऋणात्मक की बात करेंगे, धनात्मक की बात करेंगे, संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। आपका एक एक कमेंट, कतरा कतरा कमेंट जो है, कहते हैं ना कतरा कतरा कमेंट, यह कतरा कतरा खून इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए एक एक प्रश्न का डिटेल, एक एक क्वेश्चन की समझ इंपॉर्टेंट होती है सिलेक्शन के लिए। तो मानव पर्यावरण संबंध एक किसकी संकल्पना है साथियों, एक धनात्मक संकल्पना हो जाएगी। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। निम्न में से पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है, रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि की बात करें। जी हाँ साथियों, पृथ्वी का कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है, सभी कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होता है, वह होता है समुद्र। क्या होगा, समुद्र की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, उपभोक्ता होता है या इनमें से सभी की बात करें। तो ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होता है साथियों, वह होता है आपका उत्पादक भी होता है, अपघटक भी होता है, साथ ही साथ उपभोक्ता भी होता है। अर्थात इनमें से सभी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ह्यूमस निर्माण में आपका उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये तीनों आपके सहायक होते हैं, इसलिए इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए साथियों, भूरे काले रंग का पदार्थ जो जैव पदार्थों के अंशतः गलने सड़ने से बनता है, यह मिट्टी का जैव अंश है। मिट्टी में विद्यमान विघटित तथा अंशतः विघटित जैविक पदार्थ जिनकी उत्पत्ति जंतुओं अथवा वनस्पतियों को सड़ने गलने से होती है, इनका निर्माण मिट्टी में सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिज्म मैटर के अपघटन एवं संश्लेषण क्रियाओं द्वारा होता है। ह्यूमस जो होता है वह कार्बन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ एक जटिल पदार्थ होता है। तो ह्यूमस क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ एक जटिल पदार्थ होता है। 10वां प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप क्यों होती है। तो कोई भी या किसी भी खाद्य श्रृंखला की जो प्रथम कड़ी होती है वह सदैव हरे पादप होता है, क्योंकि वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। क्या करते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। देखिए सभी शिक्षक बंधु हैं, सभी जानते समझते हैं, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं कि इनमें से पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का जो उद्देश्य होता है, जिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, वह आपका ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समूह, सभी संबंधित हैं। लेकिन पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से जिस प्रतियोगिता की आयोजन किया जाता है उसे कहते हैं ग्रीन ओलंपियाड। जी हाँ साथियों, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु विश्व स्तर पर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने और शिक्षा देने के लिए एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ग्रीन ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। कौन करवा रहा है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टेरी इसका फुल, ठीक है, शॉर्ट नाम टेरी है। टी से क्या हो गया आपका? द एनर्जी, टी से क्या हो गया? द एनर्जी हो गया, ई से एंड हो गया, आर से रिसोर्सेज हो गया और आई से इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक है, ग्रीन ओलंपियाड की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली परिणामी खतरों में क्या शामिल होता है? भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। देखिए सभी ऑप्शंस लग रहा है, हमारा जो मन कहता है कि उपरोक्त सभी वाला होना चाहिए। ये मन में लालच होती है, ठीक है, जैसे प्रचार आता है कि मन में लड्डू फूटे, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रचार दिए जाते हैं, टीवी पर ऐड आते हैं। लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पर भी अब लालच दिया जाता है कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली जो परिणामी खतरों में शामिल होता है वह आपका बाढ़ एवं सूखा होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले जो परिणामी खतरे हैं वह बाढ़ और सूखा होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पर्यावरण का समस्या नहीं है? तो आप परिचित हैं कि जलों का विनाश, वनों की कटाई, भूमि अपरदन या क्षरण, ये तीनों जो है पर्यावरण की समस्याएं हैं। लेकिन जो जल का संरक्षण ये समस्या नहीं है। ठीक है, ये सदुपयोग है, ये संरक्षण कर रहा है, बचा रहा है, मतलब जल को बचाना क्या हो गया? समस्या नहीं होगा। समस्या होती जल का विनाश, दुरुपयोग कर रहे हैं, वनों की कटाई की जा रही है, भूमि अपरदन, भूमि का क्षरण हो रहा है, ये होती है पर्यावरण की समस्या। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमें कलेक्ट कर लेना है, सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, या ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, स्कूल में जब आप शिक्षक बनेंगे, अध्यापिका बनेंगे, नियुक्ति होगी, जब आपको विद्यालय में प्रथम बार जाएंगे तो स्कूलों में जो है पर्यावरण के प्रति अगर जागरूकता लाना हो, आपका मन है, एक उद्देश्य है, एक मोटिवेशन है आपके कल्चर के, प्रकृति के, पर्यावरण पर, अगर आपको पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है छात्रों में, उनकी मानसिकता में बदलाव लाने में जो रणनीति कारगर सिद्ध होगी वह यह रणनीति है कि पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके आप बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता ला सकते हैं, उनकी मानसिकता में बदलाव कर सकते हैं। बी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो आप सभी परिचित हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा का स्थल, सारे ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण मतलब चारों तरफ का हमारे आवरण, ये हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, और ये चारों तरफ का आवरण क्या हो जाएगा? हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण कहला जाएगा। तो वहाँ पे डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो है पर्यावरण का एक घटक नहीं है? जी हाँ साथियों, भूमि, धर्म, समुदाय या परिवार की बात करें, इनमें से कौन जो है मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो आप सभी जानते हैं भूमि, समुदाय, परिवार, ये मानव पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। लेकिन जो धर्म है ये मानव पर्यावरण का घटक पर नहीं आएगा। धर्म क्या है? ये घटक पर नहीं आता है। अगला प्रश्न है साथियों, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का जो उदाहरण कहलाता है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी की बात करें।
तो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण कहलाता है वह आपके वनों की कटाई भी कहलाती है, शिकार भी कहलाता है और निर्माण कार्य भी कहलाता है। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन को सही कर लेना। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, क्योंकि एनर्जी डाउन हुई तो समझ लीजिए हमारा जो लक्ष्य है उसको हिल जाता है, और लक्ष्य हिल जाता है तो फिर हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा बहुत क्या है, अफ्यू यानी टारगेट कम होने लगता है। टारगेट की जो प्रेरणा होती है वह कम होने लगती है। इसलिए प्रेरणा को बढ़ाना है, लक्ष्य को सर्वोपरि करना है और सिलेक्शन 100% पाना है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सभी को पता होगा, कई बार पूछा गया है सी टेट, रीट, यूपी टेट में, आपके टीटी में पूछा गया है कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है साथियों, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो एक पोषण स्तर से जो है आपके दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का भाग जो स्थानांतरित होता है 10% होता है। और कल की क्लास में हमने आपसे पूछा भी था कि 10% का नियम किसने दिया था, तो कुछ शिक्षक बंधुओं ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छा कमेंट करने के लिए। इसी तरह अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है जब यहाँ पर आप लोग कमेंटेड बनेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग बेहतर कर पाते हैं। तो लिंडमैन की बात करेंगे। जी हाँ, एक पोषण से स्तर से लेके दूसरे पोषण स्तर पर 10% का जो नियम दिया था लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है, शेष जो ऊष्मा होती है वह शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाती है, केवल 10% ही पहुंचता है। प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं वह सभी जीव कहलाते हैं, भू आकृतिक कारक होते हैं, जलवायवीय कारक होते हैं, या ये सभी होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक कहलाते हैं साथियों वह आपके सभी जीव होंगे, भू आकृतिक कारक भी शामिल होते हैं और जलवायु कारक भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही दिया गया है ये सभी हमारा सही हो जाएगा। और आइए जान लेते हैं आज का मॉक क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है। मॉक क्वेश्चन आपके लिए है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन? परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सरल सा प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। 20 में से जितना भी आपका स्कोर हो सभी फीडबैक कीजिएगा, तैयारी को बेहतर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन 100% होना चाहिए। क्योंकि अब आपकी जो नीड है, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पता है। अब केवल आने वाले हम पेडागोजी की क्लास की भी बात करेंगे, आने वाले शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की बात करेंगे, कुछ लॉजिकल प्रश्नों की बात करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन की भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद सभी का। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।